गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत के अगले चैप्टर की, जो कि है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। तो आज हम चर्चा करेंगे क्रिप्स मिशन के भारत आगमन की, और इसी के साथ साथ हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, ये दो चैप्टर्स आज हम पढ़ने वाले हैं, ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने कवर किया था अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिए। क्योंकि इतिहास जो है उसमें जो टॉपिक होते हैं उसमें आपस में इंटरलिंकिंग होती है। अगर आप एक वीडियो लगातार देखोगे तो हो सकता है आप उसे याद कर लो, लेकिन जो समझ होती है विषय की वो विकसित नहीं होगी। तो बेहद ही ज़रूरी है कि इसका प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे आपकी समझ विकसित हो सके। तो क्रिप्स मिशन के आगमन से पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान की मांग। ठीक है, तो पहले आज हम पाकिस्तान की मांग पढ़ेंगे, उसके बाद क्रिप्स मिशन पर जंप करेंगे। तो विद्यार्थियों, पाकिस्तान की जो मांग है ये हुई है लाहौर मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। ध्यान रखना, पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में हुई है? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान की मांग हुई है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। और मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ है बच्चों? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ है 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, और इस लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे? मोहम्मद अली जिन्ना। और विद्यार्थियों, मुस्लिम लीग के इस लाहौर अधिवेशन में ही भारतीय मुस्लिम समाज के लिए एक पृथक राष्ट्र की मांग को रखा गया था। इसी लाहौर अधिवेशन में ही भारतीय मुस्लिम समाज के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग को रखा गया था। हालांकि उस समय पे इस अलग राष्ट्र को पाकिस्तान नाम नहीं दिया गया था। वो जो है अगले दिन न्यूज़पेपर में जब खबर आई कि मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की है, तब जाकर के वो न्यूज़पेपर्स ने पाकिस्तान शब्द जो है इस्तेमाल किया। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, इस अधिवेशन में भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग को रखा गया। और यही मांग जो है आगे चलकर पाकिस्तान के रूप में हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि इस पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि इस अधिवेशन में जो अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग हुई, ठीक है, इस अधिवेशन में क्या हुआ? इस अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को यहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो इस मांग का प्रारूप किसने तैयार किया था? ध्यान रखेंगे, अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान की मांग का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। अगर कभी प्रश्न पूछ ले पाकिस्तान की मांग का प्रारूप, इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप मतलब एक परफॉर्मा, एक ब्लूप्रिंट कि किस तरीके से हम अलग राष्ट्र बनाएंगे, है ना। तो उसका एक लेखा जोखा जो तैयार किया था वो तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। ध्यान रखना, सिकंदर हयात खान। ठीक, पाकिस्तान की मांग का प्रारूप किसने तैयार किया था? पाकिस्तान की मांग का प्रारूप तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। और मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इस प्रारूप को प्रस्तुत किसने किया? अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि पाकिस्तान की मांग के प्रारूप को प्रस्तुत किसने किया, तो पाकिस्तान की मांग के प्रारूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे फजलुल हक। ध्यान रखना, फजलुल हक। फजलुल हक ने पाकिस्तान की मांग के इस प्रारूप को जनता के सामने रखा लाहौर अधिवेशन में। और इस प्रारूप को तैयार किसने किया? तो विद्यार्थियों, इस प्रारूप को तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने।
जबकि लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे, तो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। अक्सर करके बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कभी एग्जामिनर ने प्रश्न पूछ लिया कि बताइए पाकिस्तान की मांग का प्रारूप किसने तैयार किया था, जब ये सवाल आता है तो जो लोग सामान्य तैयारी किए होते हैं उनके दिमाग में जैसे ही पाकिस्तान वर्ड आता है वैसे ही उनके दिमाग में जिन्ना चलने लगता है। ठीक है, तो जिन्ना जो है मैं बता दूं ये पाकिस्तान की जन्मदाता है, ये बात सच है, लेकिन अगर कभी प्रश्न आ जाए कि पाकिस्तान की मांग का प्रारूप किसने तैयार किया तो वो जिन्ना नहीं है। इस सवाल का सही जवाब होगा सिकंदर हयात खां। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना है ना। इसी प्रकार के जो है साइकोलॉजिकल प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें बच्चा जो है जल्दबाजी में गलत सवाल कर देता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के जन्मदाता निश्चित रूप से मोहम्मद अली जिन्ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस पाकिस्तान की मांग के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति हैं सिकंदर हयात खां, जबकि अधिवेशन में इस प्रारूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हैं फजलुल हक। तो एग्जाम में कैसे भी सवाल आ सकता है ना, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे पूछे सवाल वैसे जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में, इस लाहौर अधिवेशन में कहीं भी पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इस पूरे प्रकरण में, इस लाहौर अधिवेशन के पूरे प्रकरण में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो फिर प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान शब्द कहां से आया। तो मैंने आपको बताया कि जब ये अधिवेशन हो गया लाहौर में और अगले दिन जब अखबारों ने इसको कवर किया, ये न्यूज़ जब पेपर में आई, तो अखबारों ने इस अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को पाकिस्तान के रूप में जनता के सामने रखा और यहां पर जनता जो है इंट्रोड्यूस होती है पाकिस्तान शब्द से। अब यहां एक प्रश्न और आ जाता है कि बताइए पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है। ठीक है, अब यहां एक प्रश्न और आ जाता है कि बताइए पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है। तो विद्यार्थियों, पाकिस्तान शब्द की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हैं चौधरी रहमत अली। ध्यान रखना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रति चिंता जाहिर की। उन्होंने ये बताया एक पत्र के माध्यम से कि भारत में रहने वाला जो मुस्लिम समुदाय है वो अपनी हिंदू आबादी के बीच सुरक्षित नहीं है, वो हिंदू बहुसंख्यक आबादी के बीच सुरक्षित नहीं है और उनके लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, एक अलग राज्य होना चाहिए। और वो अलग राज्य किन किन क्षेत्रों से मिलकर के बनेगा ये भी उन्होंने उस पत्र में मेंशन किया। और ये पत्र जो है 1933 में पब्लिश हुआ और इसी पत्र में चौधरी रहमत अली ने एक नए स्टेट की मांग का खाका रखा और उस स्टेट का नाम क्या था, उस स्टेट का नाम पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान ये कैसे आया है, तो उन्होंने कहा कि भारत के पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, ठीक है, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, आई एस से सिंध, ठीक है, आई एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान, इनको मिलाकर के एक अलग स्टेट, एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए और उस राष्ट्र का नाम रखा जाए पाकिस्तान। ठीक है, तो यहां पर चौधरी रहमत अली ने इन भारतीय राज्यों को मिलाकर के एक नए राज्य की परिकल्पना की और उस राज्य का नाम उन्होंने दिया पाकिस्तान। और इन्हीं भारतीय राज्यों के पहले शब्दों से मिलाकर ही उन्होंने पाकिस्तान बनाया। यहाँ पर पी का मतलब है पंजाब, ए का मतलब है अफगानिस्तान, के का मतलब है कश्मीर, आई एस का मतलब है सिंध और टी ए एन का मतलब है बलूचिस्तान। यानी इन भारतीय राज्यों को मिलाकर के एक अलग स्टेट बना दिया जाए और उस स्टेट को नाम दिया जाए पाकिस्तान। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि 1933 में जब ये पेपर पब्लिश हुआ उस समय किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, उस समय किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया क्योंकि ये एक लड़के की सनक भर थी। ठीक है ना, 1933 में जब ये आया तो ये केवल एक लड़के की सनक भर थी, लेकिन बाद में
बाद में 1939 के बाद की अगर हम बात करें तो 1939 के बाद इस मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और फाइनली लाहौर अधिवेशन में इस मांग को बाकायदा मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव के तौर पर पेश किया और उस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार भी कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पाकिस्तान शब्द कहाँ से आया है, किसने दिया है, ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि मुस्लिम लीग के प्रयासों से ही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, अब पाकिस्तान कैसे बना वो हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे, जब हम भारत को आज़ाद करा लेंगे उसके बाद पाकिस्तान का जेनेसिस हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल लाहौर कांग्रेस अधिवेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था विद्यार्थियों लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा, क्या करें। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको हम साफ कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से पाकिस्तान की मांग जो है भारतीय जनता के समक्ष रखी गई लाहौर अधिवेशन में, जो हुआ है 23 मार्च 1940 को। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब हम अपने मेन टॉपिक पर वापस लौटते हैं, जो कि है क्रिप्स मिशन। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर क्रिप्स मिशन की, जो कि आया है 23 मार्च 1942 को। इसके आने की डेट आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में डेट कई बार पूछी गई है सीधे सीधे कि बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत आया है विद्यार्थियों 23 मार्च 1942 को। चलिए जरा चर्चा करते हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन क्या है, क्यों भारत आया और उसकी प्रमुख रिपोर्ट्स क्या थी। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन के बारे में हम जान लें। तो विद्यार्थियों, क्रिप्स मिशन को भारत क्यों भेजा गया ये समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो भारत में क्रिप्स मिशन को भेजने के पीछे कारण क्या रहा, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पोजीशन, द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति। विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, और जर्मनी के पोलैंड पर हमला करते ही द्वितीय विश्व युद्ध की संधि, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया। वारसाई की संधि इसका एक प्रमुख कारण थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने प्रारंभिक अवस्था में काफ़ी बढ़त बनाई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जर्मन की जो एयरफोर्स थी वो काफ़ी पावरफुल थी। जर्मनी की एयरफोर्स का नाम था लुफ्टवाफे, और उन्होंने काफ़ी बड़ी बमबारी की लंदन के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, मित्र राष्ट्रों के ऊपर। जर्मनी ने मुख्य रूप से ऐसे हवाई जहाज डिज़ाइन किए जो स्वचालित होते थे, जो ऑटोमेटिक होते थे, और उनमें उतना ही ईंधन होता था कि जर्मनी से उड़ान भरें और लंदन के ऊपर उनका ईंधन खत्म हो, और वो जाकर के बम सहित, उनमें बम जो है फिट होता था, बम सहित क्रैश हो जाए लंदन के ऊपर और नष्ट भ्रष्ट कर दें। और जर्मनी की सेना भी काफ़ी विशाल थी, हिटलर के नेतृत्व में ये सारा कुछ चल रहा था। कुल मिला के हो ये रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी काफ़ी बढ़त बना रहा है। अब चूंकि ब्रिटेन के ऊपर हमला हुआ है, इसलिए भारत को भी ब्रिटेन की ओर से युद्ध में घोषित कर दिया गया, जिसका परिणाम हम जानते हैं कि कांग्रेस ने 8 राज्यों से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय लोगों ने यह तय कर लिया था कि हम किसी भी हालत में द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने का परिणाम वो देख चुके थे जलियांवाला बाग के रूप में। अब स्थिति ये है कि भारतीय लोग अंग्रेजों का सहयोग करने को तैयार नहीं है, किसी भी स्थिति में वो नहीं चाहते कि हम उनका सहयोग करें। और अंग्रेज ये समझ रहे हैं कि जब तक भारतीय सहयोग नहीं करेंगे तब तक युद्ध में
विजय हासिल कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और ये भी हो सकता है कि इतना बड़ा उपनिवेश जो हमने कब्जा कर रखा है भारत पर, वो हमारे हाथ से निकल जाए। क्योंकि दिसंबर 1940 में जापान हमला करता है अमेरिका के ऊपर। दिसंबर 1940 में जापान हमला करता है अमेरिका के एक द्वीप पर्ल हार्बर पर, और जैसे ही जापान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया, अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। और जापान ने जैसे ही युद्ध की घोषणा की तो जापान ने पूरे के पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। उसने चाइना पर कब्जा किया, उसने पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो जितने भी छोटे छोटे द्वीप समूह हैं प्रशांत महासागर में, उन पर कब्जा किया। उसने ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों पर भी कब्जा करने का प्रयास किया। और तो और कब्जा करते करते ये जो जापानी सेना थी ये पहुंच जाती है अंडमान निकोबार तक। अंडमान निकोबार, हालांकि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह जो जापानी सेना ने जीते थे उनको सुपुर्द कर दिया था आज़ाद हिंद फौज के लिए, लेकिन फिर भी जापानी सेना तो है ही। अब स्थिति यह है कि जापानी सेना तेजी से बढ़ रही है भारत की ओर। केवल भारत की ओर ही नहीं, उसने दक्षिण एशिया के ज़्यादातर देशों पर अपना कब्जा कर रखा है। कब्जा क्यों कर रखा है? क्योंकि जापान बहुत छोटा सा देश है। मुख्य रूप से 4 बड़े टापू जो है जापान में शामिल हैं। जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। ऐसे में युद्ध के दौरान उन्हें संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो संसाधनों को हासिल करने के लिए जापानी सेना ने बड़े पैमाने पर क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। चीन का बड़े पैमाने पर जो है शोषण इस समय पर किया गया, और तो और ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा किया गया, न्यू गिनी पर भी कब्जा किया गया, और काफ़ी बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया क्योंकि संसाधनों की आवश्यकता थी इस युद्ध में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया की ओर जापानी आर्मी तेजी से बढ़ रही है, और भारतीय लोगों का स्टैंड ये है कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। ऐसे में चाइना के जो मार्शल थे उनका नाम था चियांग काई शेक। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने ये कहा कि भारतीय लोग जो भी डिमांड्स कर रहे हैं उनकी बातों को मान लिया जाना चाहिए। यानी इस समय में भारतीय लोग जो भी डिमांड कर रहे हैं उनकी मांग को पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय लोगों ने युद्ध में सहयोग नहीं किया और जापान ने अगर भारत पर कब्जा कर लिया तो फिर एशिया में जापान को हरा पाना असंभव हो जाएगा। क्योंकि एक तो भारत की जो पोजीशन है हिंद महासागर में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से, और अगर जापान ने कब्जा इंडिया पर कर लिया तो पूरे हिंद महासागर पर उसका कब्जा हो जाएगा, और भारत इतना बड़ा है कि उसके पास इतने संसाधन हैं कि फिर उसे हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि ब्रिटेन का कब्जा रहा है इंडिया पर, तो बहुत हद तक ये बात संभव है कि भारत के बहुत सारे युवा जापानी आर्मी में शामिल हो जाएं और फिर उसकी सेना बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर उसे हरा पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारतीय लोगों को प्रसन्न करने के उपाय जो है ढूंढे जाएं। इन्हीं दोनों के प्रयासों से ये लोग मिलते हैं विंस्टन चर्चिल से। विंस्टन चर्चिल से इस बारे में बात होती है। विंस्टन चर्चिल का रवैया जो है वो काफ़ी खराब है भारत को लेकर। विंस्टन चर्चिल 1940 से लेकर 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, और उनका रवैया भारत को लेकर बहुत खराब था। कंजर्वेटिव पार्टी के वो लीडर थे विंस्टन चर्चिल, और वो साफ साफ कहते थे कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री कहलाना पसंद नहीं करूंगा जिसके काल में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई हो। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री कहलाना पसंद नहीं करूंगा जिसके काल में भारत आज़ाद हुआ हो, यानी मेरे काल में तो भारत आज़ाद होने से रहा। लेकिन फिर भी चूंकि इतना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ रहा था, चीन का दबाव आ रहा था, अमेरिका का दबाव आ रहा था, रूस का दबाव आ रहा था कि भारत को मनाओ कैसे भी करके, तो एक प्रकार से लीपा पोती करने के लिए ही सही भारत में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी गतिरोध चल रहा है, उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अंतरराष्ट्रीय दबाव में अमेरिका का दबाव है, चीन का दबाव है, रूस का दबाव है कि कैसे भी करके भारत को मनाइए, आप भारत में जो समस्या चल रही है उन्हें दूर कीजिए, भारत में जो गतिरोध चल रहा है उसे दूर कीजिए। तो इस अंतरराष्ट्रीय दबाव में विंस्टन चर्चिल ने, जो कि उस समय ब्रिटेन के पीएम थे, उन्होंने एक प्रयास किया और वो प्रयास है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई है 11 मार्च 1942 को और क्रिप्स मिशन जिन व्यक्ति के नेतृत्व में आया उन व्यक्ति का नाम है स्टैनफोर्ड क्रिप्स। उन व्यक्ति का नाम है स्टैनफोर्ड क्रिप्स। स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया और स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है ये लेबर पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी का है। ये ध्यान रखेंगे, दोनों की विचारधारा में बहुत अंतर है। लेबर पार्टी के जो लोग हैं वो भारत की आज़ादी के, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग हैं जिसका नेता विंस्टन चर्चिल है वो भारत की आज़ादी के समर्थक नहीं है। तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई और बच्चों 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया और भारत में आने के बाद स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने भारत के सभी बड़े नेताओं से बात करने का प्रयास किया। मुख्य रूप से कांग्रेस से बात हुई और मुस्लिम लीग से बात हुई, क्योंकि यही दो बड़ी पार्टीज थी उस समय पे। तो क्रिप्स मिशन ने भारत में आने के बाद सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया और 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, ठीक है ना। तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है और 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या था, इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या थे, उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे यहां पर कि क्रिप्स मिशन के मुख्य बिंदु क्या थे। इस रिपोर्ट में जो पहली चीज यहां पर सेट की गई वो ये कि युद्ध के बाद, अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे कि क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का उद्देश्य क्या था, तो मैं समझता हूं इसका जवाब आप लोगों को पता चल गया होगा। इसको भारत भेजने का उद्देश्य था युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, है ना, इसीलिए तो भेजा गया था, क्योंकि भारतीय सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉमन है, ये कॉमन सेंस है। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, अदरवाइज आप इसे समझ सकते हैं कि क्रिप्स मिशन को भारत क्यों भेजा गया था। तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ इसको, है ना। उद्देश्य क्या था इसका, यहाँ लिख देते हैं। उद्देश्य क्या था भारत में क्रिप्स मिशन को भेजने का, तो उद्देश्य था युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, हालांकि मैंने उसकी व्याख्या पहले ही कर दी है, तो चलिए यहां लिख भी देते हैं। तो उद्देश्य क्या है क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का, कि युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। अब कैसे, क्या क्या योजनाएं पेश की क्रिप्स मिशन ने, उसे हम देखते हैं। तो पहली जो योजना पेश की वो ये कि युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो युद्ध के बाद एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखना, युद्ध के बाद एक भारतीय
संघ का निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट में पहली बात जो की गई वो ये कि युद्ध के बाद एक अखिल भारतीय संघ या एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा युद्ध के बाद। इस भारतीय संघ को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इस भारतीय संघ को इसे डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त होगा। ध्यान रखना, ये शब्द बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसे डोमेनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त होगा। डोमेनियन स्टेट क्या है? तो ऐसे औपनिवेशिक राज्य जिनका आंतरिक शासन वहां के लोकल लोग करते हैं, जबकि सर्वोच्च पद पर कोई विदेशी होता है। ऐसे राज्यों को हम कहते हैं औपनिवेशिक राज्य। बहुत सारे राज्य वर्तमान में इसके उदाहरण हैं, जैसे आयरलैंड हो गया, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये आज भी डोमिनियन स्टेट्स हैं किसके? इंग्लैंड के। इनमें कभी भी आपने राष्ट्रपति का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ होता नहीं है। तो ये जो शर्त थी ये भारत के लिए भी रखी गई कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो युद्ध के बाद एक भारतीय संघ हम बनाएंगे, और वो जो भारतीय संघ होगा उसका दर्जा एक डोमिनियन स्टेट का होगा, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा उसे मिलेगा। प्लस ये जो भारतीय संघ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये जो भारतीय संघ होगा इसे राष्ट्रमंडल से बाहर जाने की छूट होगी। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल आप समझ सकते हैं, हालांकि वर्तमान समय में इसकी परिभाषा बदल चुकी है। मैं आपको 1942 के परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषा बता रहा हूं। राष्ट्रमंडल का मतलब होता है वे राज्य जो कभी ना कभी इंग्लैंड के अधीन रहे हैं, तो उनका जो संगठन होता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रमंडल, इंग्लिश में कहते हैं कॉमनवेल्थ। आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना, राष्ट्रमंडल खेल। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रमंडल में वही देश हैं जो इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उस समय में जब ये शब्द प्रचलन में था उस समय तो इसका मतलब यही था कि ऐसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, ऐसे देशों का समूह होता है राष्ट्रमंडल। ठीक है, तो ये जो भारतीय संघ था इसको ये भी छूट होगी कि वह राष्ट्रमंडल में कॉमनवेल्थ में रहना चाहे तो रहे और ना रहना चाहे तो ना रहे, यानी बिल्कुल उसे छूट दे दी गई इस बात की कि वह जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है। राष्ट्रमंडल में रहना चाहे तो रहे, यानी राष्ट्रमंडल से संबंध रखना चाहे तो रखे, ना रखना चाहे तो ना रखे। ठीक है, पहली घोषणा क्रिप्स मिशन की। दूसरी घोषणा देखिए विद्यार्थियों, दूसरी घोषणा यहां पर यह की गई कि युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ये कॉमन रहेगा युद्ध के बाद, तो वो यहां लिखूंगा नहीं मैं। तो युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन। दूसरी जो योजना रखी गई क्रिप्स मिशन के अंतर्गत वो ये कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो युद्ध के खत्म होने के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा बनाई जाएगी। संविधान निर्मात्री सभा का मतलब ये है कि भारतीय लोग सदैव से संविधान को बनाने की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भारतीय लोगों को संविधान बनाने का हक देंगे और भारतीय लोगों को अधिकार होगा कि युद्ध के बाद वो अपने लिए एक संविधान बनाने वाली समिति बना सकते हैं। ठीक है, तो युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, यानी संविधान बनाने वाली एक समिति आप लोग बना सकते हैं। इस समिति में जो लोग शामिल होंगे वो दो तरीके के होंगे। पहले तो लोग शामिल होंगे ब्रिटिश प्रांतों से जिनका इलेक्शन होकर के आएगा, और दूसरे लोग शामिल होंगे देसी रियासतों से जो इलेक्शन के थ्रू नहीं आएंगे, जिनका नॉमिनेशन होगा, जिनका मनोनयन होगा। ठीक है, तो ये इसकी शर्तें थी कि इसमें दो तरीके से लोग आएंगे। पहले लोग वो होंगे जो
पहले लोग वो होंगे जो इलेक्शन के थ्रू आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश प्रांतों से, और दूसरे होंगे नॉमिनेटेड जो कि आपके देसी रियासतों से आएंगे। तो इन दोनों प्रकार के सहयोगियों से मिलकर के संविधान निर्मात्री सभा बनेगी। ठीक है। तीसरी जो शर्त रखी गई इसमें वो ये, तीसरी जो शर्त रखी गई विद्यार्थियों वो ये कि ब्रिटिश सरकार संविधान को तभी मान्यता देगी, ठीक है, यानी तीसरी शर्त ये थी कि ब्रिटिश सरकार जो होगी वो 2 शर्तों पर, यानी यहां जो संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उस संविधान को ब्रिटिश सरकार 2 शर्तों पर अनुमति देगी, 2 शर्तों पर अपनी मोहर लगा करके देगी। वो 2 शर्तें कौन कौन सी हैं? तो पहली शर्त है ये, जो पहली शर्त है यहां पर वो ये कि जिन प्रांतों को संविधान स्वीकार नहीं होगा, जिन प्रांतों को संविधान स्वीकार नहीं है वे अपना अलग संविधान बना सकते हैं। अब आप देखिए ये कैसी शर्त है, यानी फूट डालो और राज करो की नीति का एक प्रत्यक्ष उदाहरण। ठीक है। पहले तो ये कहा कि ठीक है भारतीय लोग अपना संविधान बना लें, लेकिन फिर एक शर्त ये भी जोड़ दी कि जिन प्रांतों को संविधान स्वीकार नहीं होगा, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब स्वीकार कर लें, इसलिए नहीं क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है। अंग्रेज बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर कुछ लोग कांग्रेस के समर्थक हैं, कुछ लोग मुस्लिम लीग के हैं, कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर के हैं, है ना। तो अलग अलग समुदाय के यहाँ पर लोग हैं और वो ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन समुदायों में बनती नहीं है, ये एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, इसलिए इनमें एकता हो पाना संभव नहीं है। और ये तो वर्तमान तक हम देखते हैं कि समुदायों में एकता नहीं है, हर समुदाय दूसरे समुदाय की टांग खींचता रहता है। तो ये उन्होंने यहाँ क्लॉज जोड़ दिया कि ठीक है संविधान आप बना लीजिए, लेकिन जो प्रांत संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई देसी रियासत है और वो देसी रियासत इस संविधान को पसंद नहीं करती है, तो उसको यह अधिकार होगा कि वह अपने लिए अलग संविधान बना ले। यानी ये अखंड भारत की परिकल्पना पर सीधा सीधा प्रहार है। अब आप सोचिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उस समय के जितने भी राज्य थे, यदि हम बात करें तो उस समय 562 देसी रियासतें थी, तो एक संविधान को 562 में से 562 लोग स्वीकार कर लें, ये तो थोड़ा असंभव बात है। अगर मान लीजिए 10-20 ने भी अस्वीकार कर दिया तो भारत में 10-20 संविधान एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक संविधान तो है ही, वो तो रहेगा ही केंद्र का, इसके अलावा 10-20 संविधान और चल रहे हैं अपने अपने राज्यों के। तो ये कितना अजीब हो जाएगा कि एक देश में 20-20, 25-25 संविधान जो है लोग चला रहे हैं, है ना। तो ये एक यहाँ पर उन्हें छूट दे दी गई है ना कि ठीक है आपको अगर इस संविधान को स्वीकार नहीं करना है तो आप अलग संविधान बना लो। यानी ये भारत की अखंडता पर सीधा सीधा प्रहार था कि भारत कभी एक ना होने पाए, ये सीधी सीधी यहाँ पर चीज रख दी गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा थी। इसके अलावा हम देखें तो ये भी एक शर्त यहाँ पर रखी गई थी विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता किया जाएगा। इसको मैं लिखूंगा नहीं, केवल सुन लीजिए। यह भी एक शर्त रखी गई कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य एक समझौता होगा अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर। ये जो क्लॉज था ये केवल मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए जो है किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की हमेशा से मांग थी कि भारतीय जो मुस्लिम हैं वो इस हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें अलग किया जाए, उन्हें भारत से अलग किया जाए। तो इस मांग को तो फिलहाल स्वीकार नहीं किया क्रिप्स मिशन ने, लेकिन हाँ ये क्लॉज जरूर जोड़ा कि बिल्कुल भारतीय संविधान सभा और ब्रिटेन की संसद के बीच, जो ब्रिटेन की सरकार है उसके बीच एक समझौता होगा अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर। यानी हम कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से क्रिप्स मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। और जो अंतिम इसमें शर्त थी वो आप देख लीजिए। जो अंतिम शर्त थी विद्यार्थियों वो ये
कि नए संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा। नया संविधान बनने तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण शर्तें जो है विद्यार्थियों क्रिप्स मिशन में रखी गई। पहली शर्त रखी गई कि युद्ध के बाद एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। इस भारतीय संघ का दर्जा जो है वो डोमिनियन स्टेट्स का होगा। ये जो भारतीय संघ है इसको राष्ट्रमंडल से बाहर जाने की भी छूट होगी, यानी ये भारत में रहना, यानी ये जो है राष्ट्रमंडल में रहना चाहे तो रहे, ना रहना चाहे तो बाहर चला जाए। दूसरा, संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन किया जाएगा युद्ध के बाद, और इस संविधान सभा में दो तरीके से लोग आएंगे। पहले आएंगे चुनाव के द्वारा जो कि ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, और दूसरे आएंगे नॉमिनेशन के द्वारा जो कि देसी रियासतों से होंगे। ये संविधान सभा जो संविधान बनाएगी, अगर वह संविधान किसी प्रांत को पसंद नहीं आता है तो जिन प्रांतों को यह संविधान स्वीकार नहीं होगा वो अपने लिए अलग संविधान बना सकते हैं। ये भी एक शर्त रखी गई। और चौथा कि नया संविधान बनने तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण शर्तें विद्यार्थियों रखी गई क्रिप्स मिशन के द्वारा, या ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं क्रिप्स मिशन के द्वारा पेश की गई। अब आपको क्या लगता है कि ये योजनाएं भारतीयों ने स्वीकार की? तो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि क्या इन योजनाओं को भारतीयों ने स्वीकार किया। तो देखते हैं भारतीयों ने स्वीकार किया कि नहीं किया। तो स्पष्ट रूप से क्रिप्स मिशन जो है असफल हो गया, क्योंकि भारतीयों ने इन योजनाओं को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया उसके कारण हम जान लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन कैसा रहा है? पूर्ण रूप से असफल। ठीक है, भारतीयों ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों। तो विद्यार्थियों, कांग्रेस ने इस डोमिनियन स्टेट के प्रश्न को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब हमने 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का, पूरी आजादी का लक्ष्य रख लिया है, तो डोमिनियन स्टेट्स की तो बात यहां आती ही नहीं है। यानी राष्ट्रमंडल, मतलब ये जो औपनिवेशिक राज्य हैं, ये अब हमें नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए पूरी की पूरी आजादी, नीचे से लेके ऊपर तक। हमें किसी के अधीन अब काम नहीं करना है। तो इस डोमिनियन स्टेट की मांग को लेकर कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये एक कारण रहा। दूसरा, ये सबसे बड़ा क्लॉज था कि जिनको ये संविधान पसंद नहीं है वो अलग बना ले। ये भी एक बड़ा कारण बना। कांग्रेस ने कहा कि ये तो भारत के विभाजन की सीधी सीधी घोषणा है। ठीक है, कांग्रेस ने कहा कि ये तो भारत के विभाजन की सीधी सीधी घोषणा है। ऐसे तो हर राज्य अपने लिए अलग संविधान बना लेगा तो भारत का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगर इस तरीके से हर राज्य अपने लिए अलग संविधान बनाएगा, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि एक बार में सबको जो है प्रसन्न कर लिया जाए, सबको खुश कर लिया, ऐसा तो संभव नहीं है। सबको एक बार में खुश कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए जिन जिनको ये पसंद नहीं आएगा वो अलग संविधान बना लेंगे और भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। इस कारण से भी ये असफल रहा। तीसरा रीजन हम देखें तो चूंकि इसमें पाकिस्तान की मांग का तो कहीं जिक्र नहीं था, वो मैंने आपको पहले बताया। तो पाकिस्तान की मांग का यहाँ कोई जिक्र नहीं था, पाकिस्तान को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। इस वजह से मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। कुल मिला के सभी वर्गों ने, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, सभी ने इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और इसी समय पर गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कहा कि ये दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है ना। इसी
क्रिप्स मिशन के संदर्भ में गांधी जी का एक कथन है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। और वो कथन क्या है? वो कथन है कि गांधी जी ने इसके बारे में कहा है क्या कहा है कि क्रिप्स मिशन जो है दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि ये तो दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रशिंग बैंक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रशिंग बैंक, यानी एक ऐसे बैंक का चेक है जो ढहने वाली है, जो समाप्त होने वाली है। और चेक भी ऐसा है जिसकी तारीख निकल चुकी है। ठीक है, तो उत्तर दिनांकित चेक का मतलब होता है ऐसा चेक जिसके कैश कराने की तारीख निकल चुकी है, और तारीख तो निकल ही चुकी है, साथ में बैंक भी ऐसा है जो कभी भी दिवालिया हो सकता है। दिवालिया का मतलब है बैंकरप्ट, यानी लुट गया, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहकर पुकारा है क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट को। और ये कथन किसका है? ये कथन है गांधी जी का। ध्यान रखिए, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये कथन है विद्यार्थियों किसका? ये कथन है गांधी जी का। तो इस तरीके से ये था हमारा क्रिप्स मिशन एवं उसकी रिपोर्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट को चाहे कांग्रेस हो चाहे हो मुस्लिम लीग, दोनों ने अस्वीकार कर दिया। अब इसके अस्वीकार होते ही भारत में एक नए आंदोलन की घोषणा होती है जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों भारत छोड़ो आंदोलन और वर्धा प्रस्ताव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नई जानकारी इसमें मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम स्टे सेफ।